Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका चैप्टर है नया क्लास 12 के लिए। इसे क्वेश्चंस कंपटीशंस में भी बहुत पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से पूरी बात सुनेंगे और समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो स्टार्टिंग जो होगी वो होगी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स से। ठीक है भाई। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसी भी एरिया से उसके परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती थी उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही किसी एरिया से उसके परपेंडिकुलर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी पास होंगी उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, द नंबर ऑफ magnetic field lines passing through any area या सरफेस आप बोल सकते हो, normal to it is called magnetic flux। linked with that surface। ठीक है भाई। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। चलिए अच्छी बात है। अब इसे मेजर कैसे करना है, तो मेजर कैसे करते हैं, इट इज measured by the dot product of, ठीक है, it is measured by the dot product of magnetic field vector and एरिया वेक्टर। ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। अगर आप बात करते हो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, मान लीजिए ये आपका कोई एरिया है, इसकी जो डायरेक्शन है वो हो गई इस तरह से एरिया वेक्टर। ठीक है। और इसका जो एरिया है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको, मान लीजिए ए। और ये आपकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो पास हो रही हैं इस एरिया से उस कुछ थीटा एंगल बनाते हुए। मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो आपस में थीटा का एंगल बनाते हैं। देखिए फाई इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और डॉट हम जानते हैं जब होता है प्रोडक्ट तो आता है बी ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू सरफेस। इसको नॉर्मल देखिए, जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो उससे परपेंडिकुलर आती है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो क्या आती है, उससे परपेंडिकुलर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड नॉर्मल टू एरिया का मतलब हो गया ए वेक्टर। ठीक है। एरिया के परपेंडिकुलर से जो एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड वो है ये थीटा। ध्यान रखना है आपको ये बात। लिख देंगे इफ फील्ड लाइंस
आर पैरेलल टू सरफेस, तो आपका थीटा आएगा भाई 90 डिग्री। उस समय जो फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा 0। फील्ड लाइंस अगर पैरेलल है सरफेस के, तो मैंने कहा था जो थीटा एंगल है वो कहां से बन रहा है, परपेंडिकुलर से, तो एंगल क्या हो जाएगा 90। ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा भाई आपके पास 90 डिग्री का। फ्लक्स आ जाएगा आपका 0। और अगर if field lines are perpendicular to area, ये सरफेस, तो उस केस में जो फाई आएगा आपका वो आ जाएगा 0 डिग्री, सॉरी थीटा जो है वो आपका आ जाएगा 0। इस केस में जो फ्लक्स आता है वो आता है मैक्सिमम b इंटू ए के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम फ्लक्स। तो भाई इस तरह से था यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए क्या कहानी बनेगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, एक बार वो भी हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, तो मान लीजिए आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। इसको बाद में बना लेंगे, पहले एरिया बना लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आए। मान लीजिए ये कोई आपका एरिया इस तरह से लाइक दिस। ठीक है, ये कोई एरिया हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरह से हो रही है पास, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अब इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे कि स्मॉल एरिया ले लोगे। अब ये एक स्मॉल एरिया जब हम ले लेंगे, मान लीजिए आपने एक स्मॉल एरिया ले लिया और उसकी डायरेक्शन जो आ रही है वो डीए वेक्टर से आपने शो कर दिया, और जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का उस पॉइंट पर वो थीटा बन रहा है। अब स्मॉल एरिया के लिए, फॉर एरिया डीए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एज्यूम्ड एज अ कांस्टेंट। स्मॉल एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट माना जा सकता है। तो स्मॉल एरिया का जो फ्लक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, और इसको हम कर दें विद प्रॉपर लिमिट्स इंटीग्रेट 0 से लेकर पूरा सरफेस एरिया, तो आपका पूरा फ्लक्स निकल आएगा। तो आपका पूरा फ्लक्स निकल आएगा। तो आपको यहां से करना है फिर ये सॉल्व। अगर एंगल थीटा उस प्लेस पे दे रखा है तो बी डी ए कॉस थीटा से आप इजीली सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की जानकारी, यूनिफॉर्म फील्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दोनों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। तो अगर इसकी यूनिट देखी जाए, इसकी यूनिट आएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर। ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं, ये तो आ गया आपके एसआई में, और अगर हम देखें सीजीएस में तो आपका आ जाएगा गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं मैक्सवेल। ये आपका हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, और आपका जो 1 वेबर है वो 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल भी आ जाएगा। अगर 1 वेबर देखा जाए तो 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से भाई ये सारी बातें हो गई मैग्नेटिक फ्लक्स की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं
ताकि पूरी बात हमें समझ में आ जाए कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं और हमें कैसे कैसे सॉल्व करना है उनको। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। एक वायर हो गया आपके पास जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। इसके साथ में एक एरिया आपको दे रखा है, ये लेंथ दे रखी है L, ये आपको दे रखा है B और डिस्टेंस आपको दे रखी है X, या फिर मान लेते हैं A दे रखा है। ठीक है, ये यहां तक की डिस्टेंस जो है वो A दे रखी है। ये आपका इनफाइनाइट वायर है, कैरिंग करंट है। इस तरह से, ठीक है। आपको निकालना है इस एरिया से फ्लक्स कितना होगा वो। फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस। सरफेस आपकी देखिए रेक्टेंगुलर सरफेस जो भी दे रखी है, इससे आपको फ्लक्स निकालना है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं ध्यान से। तो इसको मैं कर देता हूं इरेज। क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन ही स्टार्ट कर देते हैं इसका। आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले इस वायर से x दूरी पे जाओ और एक स्मॉल स्ट्रिप लो जिसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, dx होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका फ्लक्स क्या आएगा। फ्लक्स linked with a small element dA। अच्छा dA कितना आएगा, L इंटू डी एक्स। भाई dA क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिए तो L इंटू डी एक्स है आपका dA। dL हो गया, वो dx हो गया एरिया। जो d फाई आएगा आपका, स्मॉल फ्लक्स ही आने वाला है, स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस जगह पर और मल्टीप्लाई dA। देखो ध्यान से, अगर हम देखें इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की ओर आएगी, है ना। और इस एरिया से फ्लक्स देखें, अगर इस एरिया को हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बाहर की तरफ आ जाएगा, अंदर से ऑब्जर्व। चलिए करंट को उल्टा कर लेते हैं, है ना। करंट की डायरेक्शन को आप पलट लीजिए ताकि प्लस के ही आ जाए अपना आंसर। हमें चाहिए प्लस का आंसर, सीधी सी बात ये है। ठीक है, राइट हैंड रूल से देखा तो बाहर की तरफ आगे, डायरेक्शन करंट की चेंज कर लो आप यहाँ पे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी भाई, आउटवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी और एरिया भी क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो बन जाएगा cos 0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है किसी वायर के थ्रू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2I/r। तो 2I अपॉन में x हो जाएगा। dA की वैल्यू क्या है भाई, dA की वैल्यू है L इंटू डी एक्स, ये हो गया आपका d पाई। टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा भाई, टोटल फ्लक्स जो है आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन। भाई देखिए x अगर स्टार्टिंग यहां से करते हैं तो पहले a आएगा और यहां तक करते हैं तो a प्लस बी आएगा। x की वैल्यू देखिए यहां पर कितनी है a, और वहां पर देखें तो a प्लस बी।
ये आ गया आपका। आप देखिए ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कॉमन आ जाएगा, 2i भी बाहर आ जाएगा, 1/x dx a से लेकर a प्लस b। 2i तो आ जाएगा बाहर। अगर इसका देखें तो log बेस ex आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x बेस e। अब अगर हम इसको log से सॉल्व करना चाहें तो हमें पता है पहले अपर लिमिट आ जाएगी a प्लस बी, फिर माइनस आ जाएगी लोअर लिमिट a, log a। अब log m माइनस log n का अगर हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा log a प्लस बी डिवाइडेड बाई a बेस। तो फाइनली आपका ये आ जाएगा आंसर। इस तरह से फ्लक्स निकल आया रेक्टेंगुलर सरफेस जो आपको दे रखी थी क्वेश्चन में उसका। तो टोटल फ्लक्स आपका इस तरह से आपको निकालना है। क्लियर हो गई बात? चलिए तो आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अब मान लीजिए एक क्लोज सरफेस है, क्यूब है, क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक क्यूब। ऐसा ये क्यूब है आपका। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, इस तरह से कोई क्यूब अपना रखा हुआ है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं a, साइड भी इसकी दे रखी है आपको a, साइड भी क्या दे रखी है? a ही दे रखी है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर B वेक्टर जो है आपको दे रखा है B नॉट एक्स आई कैप, बस B नॉट एक्स आई कैप। ठीक है, यह आपको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। अगर इस पूरे क्यूब का हम फ्लक्स देखें तो क्या आएगा? क्लियर है भाई? चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। अगर देखें तो आपके पास जो लेफ्ट वाला सरफेस है और जो राइट वाला सरफेस है, उन्हीं की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, क्योंकि बाकी सारे एंगल क्या बनेंगे? 90। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से और एरिया इस तरह से 90 0। ऐसे यहां पर देखें तो एरिया इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से 0 हो जाएगा। ठीक है, सामने वाला पीछे वाला भी क्या हो जाएगा? इस तरह से 0। तो जो फ्लक्स आएगा आपका सीधे सीधे फ्लक्स किसकी वजह से आएगा? एक तो इस एरिया की वजह से आएगा। अब देखिए x पर ये बदल रही है, इस पूरे के लिए x तो कांस्टेंट है a, तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो B नॉट इंटू a इस पूरी सरफेस के लिए मल्टीप्लाई इसके एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया तो इस डायरेक्शन में है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर 180 का एंगल बनेगा, तो माइनस लग जाएगा फॉर फर्स्ट सरफेस। ठीक है, यहां पर देखें तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे बाहर वाले के लिए,
तो ये प्लस का आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास फाइनली। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? बी नॉट ए क्यूब प्लस, तो ये आंसर आ जाएगा सीधे सीधे बी नॉट ए क्यूब। ये हो गया आपका फ्लक्स। सिंपल है। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसी का, फ्लक्स का। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं फैराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, अब ध्यान से देखें समझें। फैराडेज लॉ ऑफ EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में फैराडे ने क्या क्या बातें बताई थी वो आपको समझनी है और जाननी है। देखिए हुआ क्या था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारी बातें सामने आई। तो उसमें क्या हुआ, ऐसे कोई अपने पास मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, कोई कॉइल है, जब उसके फ्लक्स में हम करते हैं चेंज, उसके फ्लक्स में किसी भी वजह से आ रहा हो चेंज, चाहे तो उसके एरिया के चेंज की वजह से फ्लक्स बदल रहा हो, या तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है इसलिए फ्लक्स बदल रहा हो, या फिर उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है इसलिए फ्लक्स बदल रहा हो। किसी भी कारण से अगर किसी कॉइल का फ्लक्स होता है चेंज, तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, ठीक है, और अगर वो कॉइल क्लोज है तो उसमें करंट भी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ये बताया था किसने? फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में। तो हम बात कर लेते हैं पहले फर्स्ट लॉ की। यहां सिर्फ स्टेटमेंट थी, अकॉर्डिंग टू इट व्हेनेवर the magnetic flux linked with a loop or coil changes, and EMF is induced in that coil, and if loop is closed, ठीक है, अगर आपकी लूप क्लोज्ड है, देन a current is also induced in that coil, and it lasts, कब तक रहता है? Until the change in magnetic flux linked with that coil, the loop continues, ठीक है। एक बार मैं स्टेटमेंट आपकी वापस से पढ़ देता हूं। इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ में जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल या लूप का होता है चेंज, तो उसके अंदर हमेशा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज, तो उसके एंड्स के अक्रॉस एक वोल्टेज लग जाएगा, और अगर वो क्लोज है तो उसमें करंट फ्लो करना भी स्टार्ट कर देगा, और ये करंट या फिर ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक कि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, ठीक है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद करेगा, आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, है ना। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड लॉ की। तो फर्स्ट लॉ में तो ये बताया गया था भाई कि क्या होता है, अब कितना होता है ये सेकेंड लॉ में बताया गया। इसमें क्या है, तो द इंड्यूस्ड ईएमआई, नहीं, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं ईएमएफ को, इन एनी लूप, ईएमएफ को स्मॉल ई से लिख देंगे हम लोग, ईएमएफ को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल ई से। ठीक है, ये इसको एप्सिलॉन से भी लिखा था, आप स्मॉल ई से लिख दो सिंपली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डी फाई ओवर dt के, किसके भाई, डी फाई ओवर dt के था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन, ई जो था, माइनस और लगा लेते हैं यहां पे। तो जब ये हटता है प्रोपोर्शनल तो यहां पर आपका कांस्टेंट आता है के, ठीक है, के की वैल्यू कितनी पाई गई थी, कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू 1 पाई गई थी, तो सीधे ईएमएफ आता है माइनस डी फाई ओवर dt। ठीक है, तो जो आपका ईएमएफ आ गया वो क्या आ गया, माइनस डी फाई ओवर dt। वे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं, माइनस का मतलब क्या है ना। माइनस का मतलब है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका आएगा ये अपोज करता है। माइनस का मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो इसके, ऐसा अगर मान लीजिए आपका फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ये आएगा आपका नेगेटिव, यानी कम, उसे कम करने की कोशिश करेगा। और अगर फ्लक्स आपका डिक्रीज करेगा तो ये आएगा पॉजिटिव, तो ये उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन shows that induced EMF opposes the change in magnetic flux। ठीक है, E is positive for decreasing flux and वाइस वर्सा। ठीक है भाई, तो इस तरह से नेगेटिव साइन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई सेकेंड लॉ में क्या हो गया आपके पास, कितना आता है ईएमएफ ये मालूम चल गया। फर्स्ट लॉ में आता है ये मालूम चल गया था, सेकेंड लॉ में उन्होंने वैल्यू बता दी थी कितनी आने वाली है ईएमएफ की वैल्यू। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अब अगर मान लीजिए आपकी कॉइल में n टर्न्स हो, है ना, तो ईएमएफ आएगा वो हो जाएगा n इंटू डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पर, फाई का मतलब क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स जब भी बोलूंगा तो आपको समझ लेना है मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म है चैप्टर आपका। सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो मैग्नेटिज्म की सारी बात हो रही है, सभी को बात होगी जो मैग्नेटिक की होगी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, इस तरह से। ठीक है भाई, चलिए कुछ बातें और समझ लेते हैं। If magnetic field is variable only, मान लीजिए आपकी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। ठीक है, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है मतलब आपका मान लीजिए इस तरह से एक एरिया है,
ना तो इसकी ओरिएंटेशन बदल रही है ना, ना तो इसकी ओरिएंटेशन बदल रही है और ना ही जो है आपका इसका एरिया बदल रहा है ना। तो बदल क्या रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर इस केस में ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, अगर किसी सरफेस का एरिया चेंज ना हो रहा हो, उसकी ओरिएंटेशन चेंज ना हो रही हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल भी चेंज ना हो रहा हो, तो उस केस में ईएमएफ आएगा वो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, माइनस एन, ठीक है, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो एन इंटू ए इंटू कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, इसको आप सीधे बोल दोगे डीवी ओवर dt, डीवी ओवर dt। आपका क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि किसी एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही थी वो इतनी बढ़ गई है, इतनी घट गई इतने टाइम के अंदर, तो आप सीधे इस फॉर्मूले का यूज कर लोगे डायरेक्ट। उसमें बोलेगा कि पास हो रही थी परपेंडिकुलर टू द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो वैल्यू थी वो इतनी बढ़ गई है, इतनी घट गई, तो B2 माइनस B1 या B फाइनल माइनस B इनिशियल कर लो आप यहाँ पे, अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, अगर बड़े टाइम के लिए ऐसा हुआ है तो। ये तो हो गया आपका जब आपकी ओरिएंटेशन और एरिया न बदले तब की बात हो रही है। अब सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में मान लीजिए इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही हो, है ना, मान लीजिए ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, तो मान लीजिए कोई आपके पास कॉइल है इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी इसमें से ऐसे, किसी इंस्टेंट जो एरिया और या आपस में बना रहे हैं, ये मान लीजिए इसका एरिया हो गया ए वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, ये आपस में किसी इंस्टेंट थीटा बना रहे हो। अच्छा, एरिया इसमें नहीं बदल रहा, जो सिर्फ घूम रहा है। आप ऐसे मान लीजिए वो सर्किल है, वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो रोटेटिंग कॉइल के लिए भी आप बोल सकते हो। इसमें कोई कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है, केवल घूम रही है अपने एक्सिस के अबाउट, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड है यहाँ पर। तो अब जो ईएमएफ आपका आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस एन इंटू बी इंटू ए, तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, डी कॉस थीटा बाई डी टी, तो आपका सीधे सीधे आ जाएगा एन बी ए साइन थीटा, एन बी ए साइन थीटा। अब मान लीजिए जो इसकी एंगुलर स्पीड है घूमने की अपनी एक्सिस के अबाउट, वो मान लीजिए ओमेगा है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो आपके पास ये आ जाता है ईएमएफ का फॉर्मूला, एन इंटू बी इंटू ए साइन ओमेगा इंटू टी। क्लियर हो गई बात, तो ये आपके पास आ जाएगा भाई फाइनली फॉर्मूला। अच्छा, एक मिनट रुकिए, गड़बड़ होगी मुझसे यहाँ पर, माइनस एन इंटू बी, यहीं पर थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि थीटा को हमने डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा अपॉन डी टी और करना पड़ेगा ना, रुक जाइए गड़बड़ हो गई। एन बी ए ये आ जाएगा आपका डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ओमेगा मल्टीप्लाई टी। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा एन बी ए ओमेगा और आएगा साथ में, फिर आएगा आपका साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आपका आंसर आ जाएगा ये, और एन बी ए ओमेगा आ जाएगा मैक्सिमम ईएमएफ, तो इसको ई नॉट से भी लिख लेते हैं, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब कोई कॉइल आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन करती हो तो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्लियर होगी बात, चलिए और आगे हम बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे इसके। अभी दो फॉर्मूले मैंने बता दिया आपको, इस पे न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे और बहुत सारे ईएमएफ के फॉर्मूले हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं लेंज लॉ, ठीक है भाई।
ताकि डायरेक्शन की भी बात हो जाए। डायरेक्शन हमें कैसे पता करनी होती है, फिर हम इस पे न्यूमेरिकल्स कल ट्राई करेंगे। ईएमएफ के जो न्यूमेरिकल्स है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा आपको कैसे कैसे इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं लेंज लॉ की। लेंज लॉ लेंज ने क्या बताया था अपने लॉ में? लेंज ने बताया था कि जो डर, देखिए फैराडे ने तो बता दिया कि भाई ईएमएफ आता है किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में जब होता है चेंज तो उसके अंदर ईएमएफ आता है। अब उसकी डायरेक्शन कैसी होती है वो लेंज ने बताया था। तो लेंज ने क्या बताया था अपने लॉ में कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल में उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो, या फिर जो इंड्यूस करंट आता है किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो उसी कॉज का अपोज करता है जिस कॉज की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब वो जो करंट आएगा वो क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना हो। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इस तरह का करंट आएगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को हटा देगा। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इस तरह का करंट आएगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर देगा। क्लियर होगी बात? तो चलिए देखते हैं, इसके स्टेटमेंट में लिख देता हूं, आप नोट कर लें एक बार। तो क्या करना है इसमें, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, नोट कर लूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the direction of induced EMF or induced current is such that it opposes the cause due to which it produces। ठीक है। अच्छा, वो कॉज क्या था? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आप बोल सकते हो, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में होता है चेंज तभी आपका इंड्यूस ईएमएफ आता है। तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट इस तरह का होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with that coil। ये थी भाई बात इसकी लेंज लॉ की, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये और बताता हूं मैं कैसे, आपको बता दूंगा अभी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है ये लो। तो स्टेटमेंट आपने लिख लिया। अब इसका मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली कि मतलब कैसे कैसे मालूम चलता है किस किस तरह से डायरेक्शन आपको निकालनी है, ठीक है भाई। इसे नोट कर ले, आप देखते हैं कैसे कैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं। बहुत सारे केसेस में आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो आप देख लें डायरेक्शन कैसे निकालनी होती है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, नीट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, या फिर मेंस में भी। तो एक बार देख लें कैसे डायरेक्शन निकाली जाती है, ठीक है। और ईएमएफ पे न्यूमेरिकल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा आपको कैसे करने होते हैं ईएमएफ पे न्यूमेरिकल्स। तो डायरेक्शन कैसे, मान लीजिए आपके पास यहां पर एक कॉइल है, ठीक है भाई, एक क्लोज्ड कॉइल है।
ये एक और कॉइल है, 4 केस ले लेते हैं, ये एक और कॉइल है, ये भी एक और coil है। तो 4 केसेस मैंने यहां पर ले लिए। अच्छी बात है। अब देखिए भाई, इसमें क्या है, अपने पास है एक मैग्नेट, यहां पर भी एक मैग्नेट है, दूसरे केस में एक मैग्नेट है, तीसरे केस में भी मैग्नेट है, चौथे केस में भी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ कर लो, साउथ नॉर्थ कर लो। ठीक है। अच्छा, चारों केसेस में ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ पर है। आप ऑब्जर्वर यहाँ पे भी ले सकते हो और यहाँ पे भी ले सकते हो। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया अपना ऑब्जर्वर, यहाँ पर ऑब्जर्वर है आपके पास, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व कर रहा है उसको। ठीक है, देख रहा है इधर से कॉइल को। तो अगर साउथ पोल आपका पास जा रहा है किसके, कॉइल के v स्पीड से, ठीक है, पास जा रहा है, तो क्या होगा, अब साउथ पोल अगर दूर जा रहा है v स्पीड से तो क्या होगा, नॉर्थ पोल अगर पास जा रहा है v स्पीड से तो क्या होगा, नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है v स्पीड से तो क्या होगा। चलिए देखते हैं चारों केसेस। साउथ पोल अगर पास जाएगा तो इसका फ्लक्स क्या होगा भाई, बढ़ेगा। जैसे जैसे ये पास जाएगा वैसे वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। भाई पोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, तो जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ठीक है, तो अगर आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो जैसे जैसे पास जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो इसमें जो करंट आएगा वो कैसा आएगा कि ये पास आना बंद कर दे, वो करंट जो है इसको रिपल करना शुरू करेगा। अब ये करंट इसको रिपल कब कर सकता है, जब करंट ऐसा हो कि यहाँ पर क्या बन जाए, साउथ पोल ही बन जाए। भाई करंट ऐसा हो कि यहाँ पर साउथ पोल बन जाए तो साउथ के बीच क्या आएगा, रिपल्सन आएगा। तो ये इसके मोशन का अपोज करेगा। जब ये इसके पास जा रहा है तभी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर ये पोल इसके पास जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है चेंज, का मतलब बढ़ रहा है। अभी चाहता है ये इसके पास ना है क्योंकि पास आने से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज। तो ये अपने आप को साउथ पोल में कन्वर्ट कर लेगा ताकि इसके पास आने का अपोज कर सके। तो आप हमेशा जब इसको पास लेकर आते हो तो वर्क करते हो, वही वर्क इसकी एनर्जी बन जाती है मैग्नेटिज्म, और वही इसमें करंट फ्लो करवाती है। ठीक है, तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर भी है। अगर ये इसका अपोज ना करता, चलिए पहले समझ लें, इतनी बात केवल समझाई मैंने। मैग्नेट जब इसके पास आएगी तो साउथ पोल इसके पास आएगा तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाएगा। ये चाहता है कि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना हो, जो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट आएगा वो ये चाहेगा लेंज लॉ से कि करंट मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जो है जो बढ़ रहा है वो बढ़ना बंद कर दे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको पास आने से रोकेगा, क्योंकि इसके पास आने की वजह से तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। तो साउथ पोल बन जाएगा तुरंत। जैसे ही साउथ पोल बनेगा तो इसको जो करंट इसमें दिखेगा वो कैसा दिखेगा भाई, क्लॉकवाइज। अरे इसको जो करंट दिखेगा इसमें वो कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज करंट इसको इसमें दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर होगी बात। क्लॉकवाइज करंट रहेगा आपका ये। अब देखिए इसमें एक्सिस का मेन रोल है, हमने किस तरह से रखा है। हो सकता है ये वाला हिस्सा ऊपर हो और हो सकता है ये वाला हिस्सा ऊपर हो। तो अगर मैं इसको ऊपर मानता हूं, जैसे इस हिस्से को ऊपर मान लीजिए और इसको नीचे, तो इसमें एक्सिस आपकी इस तरह से बनेगी, एक्सिस जो बनेगी ऐसी। ठीक है, जिसको कट नहीं करती एक्सिस का मतलब वो हिस्सा ऊपर होता है और ये वाला हिस्सा क्या होगा, नीचे होगा। तो अगर ये वाला हिस्सा ऊपर तो क्लॉकवाइज करंट इस तरह से फ्लो करेगा। क्लॉकवाइज करंट मुझे इस तरह से दिखेगा सामने से, ऐसा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया इसमें। ये वाला हिस्सा ऊपर है, जो कट नहीं करता वो हिस्सा ऊपर होता है, आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब इसमें करंट कैसा होगा, इसमें करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, ये नॉर्थ पोल क्यों बनेगा, जब साउथ पोल दूर जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इसके अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से करंट आएगा। करंट क्या चाहेगा कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ना हो, क्योंकि वो उसी कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ था। तो ये इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का अपोज करेगा। मतलब अब चेंज क्यों हो रहा है, कि दूर जा रहा है, मतलब इसको दूर जाने से रोकेगा। तो तुरंत नॉर्थ पोल बन जाए ताकि अट्रैक्शन हो, ताकि दूर जाने से रोके।
इसमें करंट कैसा जाएगा, इसको जो दिख रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है करंट, ठीक है। ऐसे इस वाले केस में क्या आ जाएगा, तुरंत ही नॉर्थ पोल बन जाएगा, इस वाले केस में साउथ पोल बन जाएगा। नॉर्थ पोल को पास आने से रुकेगा, नॉर्थ पोल को दूर जाने से भी रुकेगा। मतलब मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा, जो भी पोल पास आएगा तो वही पोल बन जाएगा, पोल दूर जाएगा तो उसका अपोजिट पोल बन जाएगा। सीधी सी बात ये है, ठीक है। इस तरह से तो साउथ पोल का मतलब हो गया क्लॉकवाइज करंट, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। अब अगर यहां से कोई ऑब्जर्वर देख रहा हो, देखिए ये भी पूछ सकता है, मान लीजिए ऑब्जर्वर आपका यहां होता तो, ये ऑब्जर्व कर रहा होता तो इसको करंट उल्टा दिखता, क्योंकि अगर ये इधर से आपका करंट क्लॉकवाइज दिखेगा तो इधर से कैसे दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट अपोजिट। तो इसके लिए करंट कैसा जाएगा, इसी केस में इसके लिए करंट आ जाएगा क्लॉकवाइज, सिर्फ क्लॉकवाइज था तो एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले ऑब्जर्वर के लिए क्लॉकवाइज, तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा इसी कॉइल में। इसके लिए आपका एंटी क्लॉकवाइज आया है, तो अगर यहां पर एक और ऑब्जर्वर मैं लेता हूं, दूसरा ऑब्जर्वर है आपके पास, तो इसके लिए करंट आ जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। फ्लक्स क्या हो रहा था आपका, इंक्रीजिंग फ्लक्स है यहां पर, इसके पास आने से इंक्रीज हो रहा है, यहां पर डिक्रीजिंग फ्लक्स है। दूर जाने से फ्लक्स डिक्रीज होगा, यहां पर क्या है, ये यहां पर आपका इंक्रीजिंग फ्लक्स, यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग फ्लक्स। अगर यहां पर कोई ऑब्जर्वर आप ले लोगे, करंट कैसा जाएगा, अगर कॉइल को एक तरफ से देखने पे क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उसको अपोजिट साइड से देखने पे कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और उसका उल्टा, यहां पर क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए क्लॉकवाइज, सेम कॉइल है। आप इधर से देखते हो तो साउथ दिखता है, यहां से देखते हो तो नॉर्थ दिखेगा आपको, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपके चारों बातें मैंने आपको समझा दी। अगर मैग्नेट को मूव करवाता हूं मैं किसी कॉइल के पास तो यही कहानी बनेगी। सिमिलरली अगर कोई मैग्नेट रुकी है और कॉइल मूव करेगी तब भी आपका यही केस बनेगा, सिमिलर बिल्कुल, ठीक है, एग्जैक्टली। अब देखते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए कोई, और उसमें से हम क्या करें, बाहर निकालें एरिया, फिर उसके अंदर एंटर कराएं एरिया को, तब क्या होता है वो भी एक बार समझ लेंगे हम, ठीक है भाई। और एग्जांपल देखो इसके, ये मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इतने रीजन में, इस तरह से, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके पास यहां कोई एरिया दे रखा है, इस तरह से एक सर्कल है, ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री पे रखा हुआ है सर्कल। अब अगर इसको मैं v स्पीड से बाहर निकालना शुरू करूं तो इसमें करंट कैसा आएगा, अगर मैं इसको v स्पीड से बाहर निकालता हूं तो इसमें करंट कैसा आएगा। और एक एरिया मान लीजिए यहां पर है जिसको मैं v स्पीड से इस फील्ड के अंदर लेके आ रहा हूं, तो इसमें करंट कैसा आएगा। अब आप पहले ध्यान से सुनोगे और समझोगे, ये जब फील्ड में से बाहर निकलेगा तो जो फील्ड है भाई, जो एरिया बाहर निकल जाएगा, मान लीजिए फील्ड आपकी सिर्फ इतने में ही है, यही रीजन है जहां पर फील्ड है, इसके बाद फील्ड खत्म हो जाती है, ठीक है।
तो ये अंदर एंटर करेगा तो इसका फ्लक्स तो बढ़ेगा, अब इसका फ्लक्स जीरो है ना, फील्ड नहीं है इसमें। जैसे जैसे इसका एरिया फील्ड के अंदर आएगा वैसे वैसे इसका फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जो इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें करंट ऐसा आएगा कि वो फ्लक्स को कम करने की कोशिश करे। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, इसकी वजह से तो फ्लक्स बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसमें करंट ऐसा आएगा जो मैग्नेटिक, देखिए यहां पर मैग्नेटिक सॉरी जो एरिया है वो अंदर आ रहा है, यानी एरिया इंक्रीज कर रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें से पास हो रही है वो वाला। ठीक है, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अब हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हमें करना है वापस से कम, या फिर उसको बढ़ने से रोकना है, कांस्टेंट रखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नहीं, अपने आप क्या होगा, इसमें करंट ऐसा आएगा कि इसके फ्लक्स को घटाए। अब करंट कैसा आएगा, देखो इसमें करंट ऐसा आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जिसकी आउटवर्ड हो। भाई देखो जब ये अंदर आएगा तो एरिया बढ़ेगा, इसका एरिया जो अंदर आएगा तो वो एरिया बढ़ेगा जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा। अब इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या चाहेगा, ये फ्लक्स डिक्रीज करे, तो ये इस तरह से करंट फ्लो करवाएगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आए जो इसके फ्लक्स को वापस से कम कर दे। इस वाले केस में क्या होगा, जब ये बाहर निकलेगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, तो इसके इसमें करंट ऐसा आएगा ताकि जो फील्ड आए वो इस फील्ड का सपोर्ट करे ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स वापस से बढ़े, है ना। अब देखिए इनवर्ड डायरेक्शन है तो जब ये इसका क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा जब ये अंदर जाएगा तो, है ना। इस वाले केस में induced current it is such that which reduces flux hence produces magnetic field opposite to applied field। यानी इसकी खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स वापस से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस वाले में करंट कैसा आएगा, जब ये अंदर आना शुरू हो जाएगा तो रेड वाले में जो करंट आएगा, अलग से बना रहा हूं, रेड वाले में जो करंट आएगा वो कैसा आएगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड रहे, तो मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जो ग्रीन वाला है इसकी इसमें जो करंट आएगा वो इस तरह से आएगा ताकि इसके फ्लक्स को बढ़ा सके। तो पहले से फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में और इसमें करंट जो आएगा उसकी फील्ड भी इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, दोनों फील्ड जुड़ जाएंगी तो फ्लक्स वापस से बढ़ना शुरू कर देगा। तो इसका जो करंट आएगा वो आ जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, ग्रीन वाले में क्लॉकवाइज क्योंकि उसका फ्लक्स क्या हो रहा है, क्या लिख देंगे ये बात, decreasing flux, hence magnetic field due to induced current supports applied magnetic field। ठीक है, तो इस वाले में इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड है खुद की और इसकी जो फील्ड है वो कैसे आ जाएगी भाई, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी ताकि ये अपोज कर सके। ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरह से करना। ठीक है भाई, अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसी का, वो भी समझ लें आप एक बार जरा ध्यान से। ठीक है, डायरेक्शन निकालना, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी।
मान लीजिए आपके पास ये कोई एरिया है, चलिए कॉइल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में थी। आप ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बी, ये मान लीजिए आपकी इंक्रीजिंग फील्ड है। अगर ये फील्ड इंक्रीज करेगी तो इसका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब ये जो आपके पास एरिया है, कॉइल है, उसका फ्लक्स चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो वो चाहेगा उसका फ्लक्स इंक्रीज ना करे। अब वो क्या करेगा, देखिए अपना एरिया तो बदल नहीं सकता, ओरिएंटेशन बदल नहीं सकता, तो क्या करेगा, अपने अंदर एक ऐसा करंट लेके आएगा जो इस फील्ड का अपोज करना शुरू कर। तो करंट कैसा आएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि जो खुद की फील्ड है इसकी वो कैसे आ जाए, आउटवर्ड। इंड्यूस्ड फील्ड कैसी होनी चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन, बी आई, ठीक है। अगर ये फील्ड आपकी डिक्रीज कर रही होती तो इंड्यूस करंट कैसा आएगा इस केस में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब अगर यही केस ले लें हम वापस से, सेम केस, ठीक है, और यही फील्ड ले लेते हैं हम फिर से वापस से, फील्ड भी हमने यही ले ली है, ठीक है। बी वेक्टर जो है वो मान लीजिए डिक्रीजिंग फील्ड है, जो आपकी अप्लाइड फील्ड है वो कैसी है, डिक्रीजिंग है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो इंड्यूस करंट कैसा आएगा, जो इस फील्ड का सपोर्ट कर सके, तो कैसा आएगा भाई, क्लॉकवाइज। कैसा आ जाएगा, क्लॉकवाइज। तो जो बी आएगी वो कैसे आएगी, क्रॉस आएगी वो भी, तो क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा इसमें। इंड्यूस फील्ड कैसे आनी चाहिए, सेम एज अप्लाइड फील्ड। ये आपको अपने दिमाग से करना है कि अगर फील्ड बढ़ रही है तो उस फील्ड का अपोज करने वाली फील्ड आएगी इंड्यूस करंट की वजह से फील्ड आएगी वो उसका अपोज करेगी, और फील्ड अगर घट रही है तो इंड्यूस करंट की वजह से जो फील्ड आएगी वो उसका सपोर्ट करेगी, तो सेम डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये थे भाई लेंज लॉ में कुछ एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, समझा दिए बात। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कैसे फॉलो करता है आपका लेंज लॉ, है ना। लेंज लॉ follows conservation of एनर्जी। किस तरह से करता है भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो, देखिए मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई कॉइल है और ये कोई आपके पास मैग्नेट है, ठीक है। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये 20 स्पीड से आगे आएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसमें करंट इस तरह से आएगा, कैसा करंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से ये करंट आ जाएगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ, यहां से ऑब्जर्वर जो खड़ा देख रहा है उसके लिए, ठीक है। अब क्या करेगा, एज in this case induced current is such that it opposes the motion of magnet, hence work done in moving magnet is converted into
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कॉइल। देखिए जो इसके मूव करने की वजह से इसमें करंट आ रहा है ना, तो जो एनर्जी इसके अंदर आ रही है वो अपने आप नहीं आ रही। आप जो वर्क करोगे अपने आप थोड़ी इसके पास जाएगा, अपने चलाओगे, ये भी रिपल्सन हो रहा है, नॉर्थ पोल ये भी नॉर्थ पोल ये भी, तो इसको ये पास आने से रोकेगा, तो आपको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। जो भी आप वर्क करते हो ना वही इसकी एनर्जी बन के इसके अंदर करंट फ्लो करवा रहा है। ये ध्यान रखना, आपको कहीं बाहर से नहीं आ गया कि भाई ये अपने आप मूव कर रहा है। अच्छा मान लीजिए ये साउथ पोल होता, लेंज लॉ गलत होता तो क्या होता भाई, लेंज लॉ अगर सही नहीं होता तो इस केस में क्या होता, ये साउथ पोल होता, ये नॉर्थ पोल होता, ठीक है। पास आने पर अगर यहाँ साउथ बन रहा होता तो ये कॉइल अपने आप, सॉरी जो मैग्नेट है वो कॉइल के अपने आप पास जाती है और करंट भी अपने आप होता है इंड्यूस, मतलब एनर्जी क्या होती, कंजर्व नहीं होती, क्योंकि मूव भी अपने आप कर रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहे, फिर भी एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है प्रोड्यूस, वो वर्क की वजह से होती है, अपने आप नहीं होती। यही लेंज लॉ बताना चाह रहा था कि ये अपोज करेगा इसलिए हमें वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनके इसके अंदर करंट को फ्लो करवाएगी। समझ गए बात। तो लेंज लॉ क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। मतलब हम जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में करते हैं चेंज तो हमें वर्क करना पड़ता है, चाहे कुछ भी करवा लो, रोटेशन कराओगे तब भी वर्क करना पड़ेगा। तो व्हेनेवर magnetic flux of a coil changes then it must be work done in changing magnetic flux of a coil which converts in electrical energy of coil, जो उसमें करंट फ्लो करवाएगी, ठीक है। तो यहाँ चलाने में वर्क होगा, अगर आप घुमा रहे हो, घुमाने की वजह से मान लीजिए फ्लक्स बदल रहा है तो घुमाने में वर्क होगा, ठीक है। और किसी मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाने में वर्क होगा। तो किसी भी केस में जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा, और वही वर्क एनर्जी बना रहा है, कहीं और से एनर्जी नहीं आ रही है। समझ गए बात। तो ये थी पूरी कहानी। तो आज हमने जो पढ़ा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लिया, लेंज लॉ पढ़ लिया और फैराडे लॉ पढ़ लिया। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ईएमएफ जो ईएम इंड्यूस होता है किसी कॉइल में उसके ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।